नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव होंगे पीसीसीएफ। वन प्रमुख संजय शुक्ला के रिटायरमेंट के बाद नए पीसीसीएफ होंगे। वन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 1 मई को रिटायर होंगे संजय शुक्ला। सरकार ने उनका वीआरएस मंजूर किया था, जिसके बाद अब 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर श्रीनिवास होंगे। वन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो 1 मई को रिटायरमेंट होना है संजय शुक्ला को, जिसके बाद सरकार ने पहले उनका वीआरएस मंजूर कर लिया था और अब श्रीनिवास राव होंगे नए पीसीसीएफ। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव नए पीसीसीएफ होंगे। वन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। उधर कर्नाटका में बीजेपी विधायक के सोनिया गांधी को विष कन्या कहने पर सीएम का पलटवार सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शब्द भले ही खड़गे जी के हों, विष गांधी परिवार का है। बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। खड़गे जी ने सर्प जैसे जहरीला कहा था। इस बात पर उन्होंने खंडन भी कर दिया है। मैं समझता हूं कि बात की बात अब समाप्त होनी चाहिए। बीजेपी को लगता है कि बोलने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है और हर बार सोनिया गांधी को टारगेट किया जाता है। ये घोर निंदनीय है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। इस पर पीएम मोदी और अमित शाह क्या कहेंगे देखना होगा। इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस मामले को देखकर तय करेंगे। बता दें कि इस बयान के बाद सीएम रायपुर से हंजलपुर कोरूद के लिए रवाना होंगे। अब हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको। पार्टी के एक एमएलए श्री पाटिल, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरे के बारे में बोलने का अधिकार है। दूसरे बोलने तो तकलीफ होती। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। अब हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको। उधर दंतेवाड़ा में नक्सली लगातार उग्र होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सली ने जियो टावर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने हर्रा कोडेर में लगे जियो टावर में आगजनी की। मलेवाही थाना के पास घटना को अंजाम दिया। साथ ही वहां के बैनर पोस्टर भी टांगे और बोधघाट परियोजना के समर्थकों और पुलिस मुखबिरी करने वालों को चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाया है। तो नक्सलियों की एक और कायराना हरकत सामने आई है, जहां पर उन्होंने एक जियो टावर को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ नक्सलियों ने
मुखबिरों को भी चेतावनी दी है, जहां पर इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है और एक बार फिर से उनकी हरकत सामने आई है, जहां पर उन्होंने एक जियो टावर को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ पुलिस की मुखबिरी करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है। वहीं बीते कोरोना काल से लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी ज्यादा संजीदा हो गए हैं, लेकिन अन्य मौसम बीमारी के प्रतिदिन लगातार बदलते मौसम के साथ साथ पैर पसार रहे हैं। साथ ही साथ योग व्यायाम सेहत के कितने कारगर हैं, जिसको लेकर प्रदीप हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रदीप साहू ने हमारे संवाददाता रुपेश साहू से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मानवीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से रूबरू करवा रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में जिनकी अलग ही पहचान है। जानेंगे कि किस किस प्रकार से मौसमी बीमारी है वो आज अलर्ट है और उनके किस प्रकार से निदान है, क्या हमको जो एहतियात बरतनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के और कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, उन सारी चीजों की जानकारी हम अभी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत में डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जो प्रदीप हॉस्पिटल के संचालक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो वर्तमान में अलर्ट हैं और क्या क्या जो एहतियात हमको बरतनी है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में जैसा मैं कहूँगा कि दो तरह की बीमारियां मुख्य तौर पर देखने को मिल रही हैं। पहली तो है सर्दी, खांसी और बुखार। अब चूंकि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण काफ़ी हद तक कोरोना से मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि कभी भी अगर ये दिक्कतें 3 दिन से ज़्यादा हैं, बढ़ते क्रम में हैं और तकलीफें ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल पैरासिटामोल वगैरह लेने से, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचें, अपनी कोरोना की जाँच अवश्य कराएं और जैसा भी इलाज सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिया गया है उसको अवश्य हासिल करें। और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस तो हम पिछले 2-3 सालों से देख ही रहे हैं। भीड़ में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें करते ही रहें। दूसरी जो बीमारी अभी मैं देख रहा हूँ वह है पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें। गर्मियों के आते ही खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से विघटित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कीटाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इस तरह की संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन के पश्चात पेट में दर्द, दस्त और उल्टियाँ बहुत कॉमन है, तो सावधानी अवश्य बरतें। ताज़ा गरम घर का बना हुआ खाना खाने की कोशिश करें। बाहर की चीज़ें खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, खासकर ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बहुत पहले बन के रखी हुई हैं और बासी हो चुकी हैं। बासी पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल से परहेज करें। योग व्यायाम को लेकर के स्वास्थ्य में जिस हिसाब से असर पड़ता है वो आप किस प्रकार से देखते हैं? पिछले कुछ सालों में योगा का जो महत्व देखने में आया है वह बिल्कुल ही अद्भुत है और योग की तरफ दोबारा लौट जाने की, इस बात की योग की तरफ दोबारा लौटने की वाकई बहुत ज़रूरत है, क्योंकि योग ही ऐसी चीज़ है जो प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। श्वसन तंत्र में होने वाली दिक्कतें जो कोरोना से भी अफेक्टेड होती हैं, उसमें भी अगर आप अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके फेफड़े निश्चित तौर पर मजबूत होंगे और आप आसानी से जो लोकल सर्दी, खांसी जैसी दिक्कतें और कोरोना जैसी महामारी, इन दोनों का ही सामना आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपके सांस लेने की दिक्कतें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। और दूसरी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात अगर करूँ तो जोड़ों के दर्द के लिए अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए योगासन से बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी योगासन, सूर्य नमस्कार हर कोई जानता है, स्कूल में सिखाया जाता है, टीवी में भी बहुत सारे महानुभाव आते ही रहते हैं, सिखाते रहते हैं। ये इतनी बहुत ही सिंपल सी योगासन, सूर्य नमस्कार हर कोई जानता है, स्कूल में सिखाया जाता है, टीवी में भी बहुत सारे महानुभाव आते ही रहते हैं, सिखाते रहते हैं। ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं जिन करके आप एक निरोगी काया के साथ 100 साल तक जी सकते हैं, ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ जैसे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद लोग आज उसको अपना रहे हैं। इनकी जो दुष्परिणाम है वो
जन समुदाय में किस प्रकार से फैल रही है वो जानना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अपने खुद के अनुभव से कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनके अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर खराब हो चुके हैं और उनके जीने की प्रत्याशा, जीने की संभावनाएं काफ़ी कम हो चुकी हैं। और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि जो बीमार है वह ठीक होना चाहता है और जो स्वस्थ है वह बुरी आदतों का गुलाम बन के अपने स्वास्थ्य को खुद अपने हाथों नष्ट कर रहा है। तो यह एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट है और मैं अपने युवा वर्ग से सचमुच निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको एंजॉय करने के लिए व्यसन में लिप्त होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो करके आप खुश रह सकते हैं, क्रिएटिव जीवन जी सकते हैं, जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। शराब, सिगरेट इत्यादि चीज़ों में सुख ढूंढने की कोशिश न करें। अगर ये सुख मिलेंगे भी तो आपको क्षणिक मिलेंगे और इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है आपके हॉस्पिटल के लिए, आपके लिए उपलब्धि ये है कि ट्यूमर निकालने में जो आपकी अहम भूमिका रही है, काफ़ी बड़े बड़े ट्यूमर 8 किलो 10 किलो का ट्यूमर आपने निकाले हैं और सक्सेस इलाज किए हैं, उन सब मुझे बताएंगे एक बड़ी उपलब्धि क्या रही है। अमूमन कैंसर जैसी चीज़ों की सर्जरी की बड़ी जगह पर जाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी जांचें लगती हैं और जो प्रक्रिया है इलाज की वो काफ़ी लंबी होती चली जाती है। हमारी उपलब्धि यह है कि हम वो सारी सुविधाओं को पूरी जैसे एक छोटे जगह में लेकर आए हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ही कम कीमत में सही समय में इलाज उपलब्ध करा पाए। इससे पहले भी हमने काफ़ी बड़े बड़े ओवेरियन सिस्ट और यूट्रस की फाइब्रॉइड जैसी चीज़ों का इलाज किया हुआ है और ईश्वर की दया से ये सभी मरीज ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी दिक्कत को अगर वो छोटी सी है तो उसी समय इलाज करा लें। कोई भी मतलब नहीं है गाँव। तो यहाँ पर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी दिक्कत को अगर वो छोटी सी है तो उसी समय इलाज करा लें। छोटी बीमारी को बड़ा बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आज की तारीख में सरकार ने इतने प्रयत्न कर दिए हैं कि गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपने किसी भी लक्षण को लंबे समय तक काल पहुँच के ना रखें, उसको तुरंत जाकर दिखाएं, तुरंत उसका निदान कराएं और जो भी आवश्यक इलाज है सरकार निःशुल्क करवा रही है, उस चीज़ का फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ आप सुन रहे थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप साहू जी को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि स्वास्थ्य को किस प्रकार से बेहतर और बेहतर रखा जा सकता है, क्या क्या जो है हमको सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से हम योग व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छा अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल की नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज समेत तमाम जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने बड़ी संख्या में रोजगार कार्यालय का घेराव कर गेट पर ताला लगा दिया। वहीं भाजपाइयों ने सरकार पर दमन करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार द्वारा कई नियम और शर्तें भी लागू किए गए हैं। इन्हीं नियम और शर्तों को भाजपाइयों छलावा बताकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है।
अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है उसके संबंध में उनका विरोध था। वर्तमान की स्थिति में वो विरोध समाप्त हो गया है। उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। वो ज्ञापन अभी कलेक्टर सर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा। जिला युवा मोर्चा राजनांदगांव द्वारा तालाबंदी रोजगार कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे राजनांदगांव जिले से साथ ही खैरागढ़ जिले से भी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए थे। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सरकार चुनाव से पहले कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को, पंजीकृत बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की, घोषणा भी आखिरी 4.5 साल में की घोषणा, जबकि शुरुआत में करनी थी, वहां पे धोखा इन्होंने दिया। और आज जब इसमें जो मापदंड और जो नियम लेके आए हैं घोषणा में, आज 10-10 लाख जो बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उसमें अपात्र होते होते मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख को अगर मिल जाए तो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। उधर पूरे प्रदेश में पिछले 42 दिनों से आंदोलनरत ग्राम पंचायत सचिवों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि 16 मार्च से लगातार धरना प्रदर्शन के बाद अब 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे सचिवों को ग्रामीणों और नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। दरअसल क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश गांधी और मंडल भाजपा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सचिवों के धरनास्थल पर पहुंचकर उनका नैतिक समर्थन किया। इस दौरान धरनास्थल पर उपस्थित सभी सचिवों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें सांत्वना देते हुए धैर्य रखने को कहा। सचिवों की हड़ताल का 42वां दिन है और जैसे प्रदेश में सब लोग ठगी के शिकार हुए हैं, वैसे सचिव लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं। और ये सरकार जो है 36 प्रकार के जन घोषणा पत्र चुनाव में लेकर के आई थी, उसका एक भी वादा इस प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है। सबको ठगने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। ठगने का काम करने वाली सरकार है। हम लोग 20 मार्च से हड़ताल में बैठे हैं। आज लगभग 36 दिन हो गया है और अभी तक सरकार सूद लेने नहीं आई है। हमारे धरना स्थल में अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। उधर डोंगरगांव ब्लॉक के विचारपुर नवा गांव में शनिवार 29 अप्रैल को जिला कबीर विचार मंच, साहू समाज और सर्व समाज के तत्वाधान में सामाजिक समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भामाशाह जयंती के अवसर पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोक गायिका अरुष साहू की शानदार प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम की व्यापक तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। 23 को विचारपुर नवा गांव में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दानवीर भामा शाह के जीवन चरित्र को हम सब लोग वाकिफ हैं। उनके दानशीलता को याद करने के लिए दानवीर भामा शाह के जयंती अवसर पर आयोजित है। इस आयोजन में कबीर विचार मंच के साथ क्षेत्रीय साहू समाज, कोपुर और गांव के समस्त समाज मिलकर के संयुक्त आयोजन है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन में सभी समाज के जिला प्रमुख, उनके सचिव की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ युवा का सम्मेलन होगा, युवाओं का सम्मेलन है। छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर नगर पंचायत के पार्षद दल ने स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की और इस दौरान पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान, वरिष्ठ पार्षद राधेश्याम ठाकुर, भूषण ठाकुर, सीमा सिन्हा, भारती रजक, त्रिवेणी कुंभकार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षदों को प्रलोभन दिया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर विकास पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ा हुआ है। नगर में अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पार्षद राधेश्याम ठाकुर ने 100 दुकान आवंटन का पेपर कटिंग दिखाया और नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ राधेश्याम ठाकुर
ठाकुर ने कहा कि नगर में पहले 2 वक्त पेयजल मिलता था, मगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के कार्यकाल में नगर की जनता को 1 वक्त का पानी मिल रहा है। नगर समेत वार्ड में विकास नहीं हो रहा। राधेश्याम ठाकुर ने बताया कि 11 पार्षद एकजुट हैं। उपाध्यक्ष की सीट मिलने के बाद कांग्रेस के जो है उजागर किया गया था उपाध्यक्ष द्वारा। जी हाँ, हमने देखी ये पेपर के माध्यम से अभी के द्वारा ये है, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सरकार की छवि लगातार खराब हो रही थी नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, उनके कारणों के द्वारा। इसलिए हम लोग 3 पार्षद मिलके भाई सरकार की छवि भी खराब न हो, नगर में विकास भी हो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। ये देखिए पेपर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं मैं, इतनी सारी कटिंग है। और क्या राशन घोटाला हो, दुकान आवंटन घोटाला हो, 1 करोड़ का सीसी निर्माण घोटाला हो, और ऐसे कई मामले हैं। जो 11 पार्षद जो है वो नगर अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जिसके बाद से ही यहाँ पर नगर अध्यक्ष के द्वारा जो लगातार पार्षदों को प्रलोभन देना, नौकरी का प्रलोभन देना, पैसे का प्रलोभन देना, ये लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस के पार्षदों को, भाजपा के पार्षदों को, जो भाजपा से जो निष्कासित पार्षद है ना, जो अभी निर्दलीय के रूप में है, उनको भी प्रलोभन देना और उनको धमकियां देना कि कहते हैं अगर आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। और हमारे पार्षदों के घर में जाकर के बैठ जाना, रात तक उनको परेशान करना, इन सारे विषयों को लेकर के हमने आज। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।